जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएसजीडी 2024 के लिए स्पेशल मैथ के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 6 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 प्रीवियस ईयर में आए सभी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजीली देखने वाले हैं। आप यकीन मानिएगा 2024 एसएसजीडी में यही लेवल और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक इस क्लास में आपको मेरे साथ बने रहना है। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, P एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि Q इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे P से शुरू करके एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया है P का समय और P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और Q के बारे में बोला गया Q इसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में कर सकता है। आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो आप 15 और 10 का क्या लेना, लघुत्तम। तो इनका टोटल वर्क आपके पास निकल कर आ जाएगा 30 यानी 30। अब क्या करो, 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और यहाँ पर 10 का भाग 30 में देंगे, 3 बार जाएगा। तो ये इनका 2 और 3 एक एक दिन का काम या फिर इनकी कार्य क्षमता हम कह सकते हैं आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि वे P से शुरू करते और एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते। बारी बारी का मतलब ये होता है कि पहले दिन आएगा P काम करेगा तो P दिन भर कितना काम करेगा, 2 यूनिट। दूसरे दिन बारी आएगी Q की तो Q कितना काम करके जाएगा, 3 यूनिट। इस प्रकार यहाँ पर ये इनकी बारी चलती रहेगी। तो टोटल 2 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट काम हो जाएगा। इसी प्रकार बारी बारी से हमें टोटल 30 यूनिट काम करना है। तो यहाँ पर 5 का 6वां गुणज और 2 का भी 6वां गुणज, तो 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12 दिन और 12 दिन में टोटल इस प्रकार से 5 गुणा 6 करेंगे 30 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस काम को इस प्रकार से पूरा होने में बारी बारी 12 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, टोटल 10 श्रमिक आपको दिए गए आंकड़ों की संख्या 10 है और 10 लोगों के एवरेज में जो वृद्धि हो जाती है वो 2.8 किलोग्राम की हो जाती है। तो औसतन एक आदमी के वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो यहाँ 10 का गुणा आप औसत से करोगे तो योग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर टोटल आपके पास बनेगा 28 किलोग्राम की। क्वेश्चन ने ये कहा नए श्रमिक का वजन ज्ञात करो। तो क्या करना है, नए श्रमिक का वजन ज्ञात करने के लिए जितने वजन का श्रमिक यहाँ पर गया है 58 किलो का गया और यहाँ पर मैं बता दूं जो नया श्रमिक आया है वो 28 किलोग्राम और ज्यादा का आया। तो 58 में आपको क्या करना है, 28 किलोग्राम और जोड़ देना है। 8 8 16 के 6 हो जाएंगे, कैरी 1, 5 2 7 और एक कितना हो जाएगा 8। यानी जो नया श्रमिक आया उसका वजन कितना हो जाएगा, 86 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेणु ने 2 घड़ियां खरीदी और उनमें से प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा। मतलब दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य समान है और उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 24.2% के लाभ पर बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 189 रुपये हो तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसे फ्रैक्शन विधि से करना है, यानी कि पहली घड़ी और दूसरी घड़ी को लिखना है और पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया तो 20% का आपको फ्रैक्शन बनाना है और 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा 1/5 बनेगा। तो पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा इस फ्रैक्शन में नीचे वाला मान हो जाएगा यानी कि 5 यूनिट। और यहाँ पर बोला गया कि 20% लाभ पर बेचा गया तो 1 यूनिट के लाभ पर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस का जो अनुपात बनेगा 5 में हम 1 को जोड़ देंगे 6 अनुपात बनेगा। अब क्या करना है,
इसी प्रकार दूसरी वाली घड़ी का भी क्या करना है, दशमलव में जो प्रतिशत दिया है इसका फ्रैक्शन बना लेना है। 24.2% का अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आपके पास बनेगा 121 और बटे में 500। याद रखिएगा, तो दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना बन जाएगा, 500 अनुपात, और 121 के लाभ पर बेचा गया तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके विक्रय मूल्य का अनुपात 500 में 121 जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस का जो अनुपात यानी विक्रय मूल्य का अनुपात बनेगा 621 बन जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के कॉस्ट प्राइस को हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे, 5 और 500 का हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 500 का जो एलसीएम होता है 500 होता है, और 5 को 500 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 100 का। तो इधर पूरी फ्रैक्शनों में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 500 को 500 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी फ्रैक्शन में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास बनेगा इधर तो 500, और 100 का मल्टीप्लाई 600 से करेंगे, 6 से करेंगे तो 600 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 500 से होगा तो 500 इधर 621 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो चुका है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर क्वेश्चन में दिया है। तो रेशो में दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 21, और इस 21 अनुपात का मान क्वेश्चन में 189 दिया है। क्या करना है, एक यूनिट का मान लाना है, तो 189 में आप 21 का भाग लगाओ तो आपके पास यहाँ पर एक अनुपात का मान 9 आ जाएगा। पहले साथियों क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य लाने के लिए जो एक अनुपात का मान आया 9, 9 का गुणा हमें 500 से कर देना है, तो यहाँ पर 9 पंच 4500 पहली घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा। और दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस लाने के लिए जो एक अनुपात का मान 9 आया इसका मल्टीप्लिकेशन आपको दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य से कर देना है, यानी दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य भी 500 था तो 5 कितना हो जाएगा 4500, यानी दोनों के क्रय मूल्य क्या थे, समान। इस प्रकार 4500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की कमी होती है। 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, वर्तमान में जनसंख्या 95,000, क्वेश्चन में बताइए ये अपने आप में 100% थी, और पहले वर्ष में 15% की क्या की गई, वृद्धि। तो आप 95,000 का क्या निकालोगे, 115% निकालोगे। दूसरे वर्ष में बोला गया कि 20% की वृद्धि हुई तो आप डायरेक्ट 120% निकालना, और फिर तीसरे वर्ष की बोला कि 12% की कमी होती है तो 100% में से 12% को कम करेंगे तो 88 यानी 88% यहाँ पर हमें निकालना है। तो ये 3 वर्षों के बाद जनसंख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। 2 4 जीरो से यहाँ पर ये 3 और एक 4 जीरो कट जाएगा। अब आप लोग क्या करना, 95 गुणा 115 गुणा 12 गुणा 88 करना, तो आपका फाइनली आंसर जो बनेगा 11 53 68 बनेगा। यहाँ पर और बटे में 2 जीरो से भी 2 जीरो कट जाएगा तो 11 53 और याद रखिएगा 68। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 11 53 68। कौन से ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 2021 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों को, जुलाई माह में शेष में से 50% को और अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए, और फिर भी 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रहे। नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले साथियों मान लो नगर में जो टोटल जनसंख्या थी वो मान लिया जाए कि X जनसंख्या थी, और हमें शेष बचाना है और उसे 84,000 के बराबर करना है। तो आप क्या करो, जिनको टीका लग चुका है उतना प्रतिशत हटाकर 100% में से उतना प्रतिशत हटाकर बचा हुआ प्रतिशत निकालना है। जैसे देखो 30% को टीका लग चुका है तो कितना बचा, 70% निकालो। फिर बोला गया जुलाई माह में 50% को टीका लग चुका है तो 100% में से 50% को घटाएंगे तो पुनः 50% जनसंख्या और बचेगी, और फिर बची हुई जनसंख्या को 100% मानकर 20% कम कर देना है तो कितनी जनसंख्या और लास्ट में बचेगी, 80%। ठीक है ना। और उसके बाद इसके बराबर का मान क्वेश्चन में दिया है 84,000। अब x का वैल्यू लाना है, यही शहर में टोटल जनसंख्या थी 84,000, भाग का 100 इधर गुणा में, फिर भाग का 100 गुणा में, और तीसरे वाले भाग का 100 भी गुणा में, और गुणा वाले जो नंबर आपको दिए गए 70 गुणा 50 और गुणा में 80 ये भाग में आ जाएंगे।
1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 7 का भाग हम लोग यहाँ पर देंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14 और ट्रिपल जीरो। पहले साथियों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 8 का गुणा 5 से करोगे 40 और 40 दिया हो जाएगा 120 और यहाँ लग जाएंगे 2 जीरो और, तो हमें x का वैल्यू लाना है। तो 300 यहाँ पर बचा और कितनी जीरो और बची हमारे पास, 3 जीरो और। तो इस प्रकार से याद रखिएगा 3 लाख टोटल जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 3 लाख। यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह नगद भुगतान पर कम की हुई कीमत पर 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है और 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को नगद में क्या भुगतान करना पड़ेगा। अंकित मूल्य दिया है क्वेश्चन में 5,000 और याद रखिएगा छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। पहला डिस्काउंट 20% दिया गया तो अंकित मूल्य को 100% मानकर 20% डिस्काउंट कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 80%। और दूसरी छूट यहाँ पर 10% की दी गई तो वापस 100% में से 10% कम करेंगे तो 90% निकालेंगे। तो ये दो छूट के बाद याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास और यही हमारा सही जवाब होगा। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर 9 गुणा 8 करेंगे 72 और 72 में मल्टीप्लाई और करना है हमें किसका, 50 का। तो हमारे पास आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36। तो याद रखिएगा ग्राहक को नगद में क्या भुगतान करना पड़ेगा, 3600। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की शुद्ध की दूध का प्रतिशत क्रमशः 45%, 50% और 60%। इनको समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। क्या करना है, बहुत इजी है। 1 लीटर जो शुरू में दिया इसको भी मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 1 लीटर में आपको याद रखना है 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि प्रारंभ में 1000 मिलीलीटर दूध था और 1000 का ये बोल रहा है कि 45%। तो हम क्या करेंगे, 1000 का 45% निकालेंगे और यहाँ पर बोला गया कि 750 मिलीलीटर, तो 750 मिलीलीटर में से कितना बात कर रहा है, 50%। तो यहाँ पर हमें 750 का 50% निकालना है और उसके बाद फिर बोल रहा है कि 60%, लेकिन 60% किसका, 650 का। तो आपको 650 का यहाँ पर निकालना होगा 60%। तो इतना दूध क्या करा इन्होंने, मिला दिया एक जगह। तो इसको जोड़ लो आप, कितना हुआ टोटल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा। इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पर बनेगा 450 प्लस यहाँ पर बनेगा 375 और एक और मल्टीप्लाई करोगे 65 का गुणा आपको 6 से करना है तो यहाँ पर 390 हो जाएगा। तो इतना दूध एक टंकी में तीसरे पात्र में इसे मिला दिया गया। तो ये टोटल दूध कितना बनेगा, इसे जोड़ लेना है। तो ये टोटल बनेगा 1215 मिलीलीटर। तो ये कितना प्रतिशत बनेगा टोटल दूध का, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो दूध की कुल मात्रा कितनी थी इसे भी जोड़ लेना है। तो आपको क्या करना है, 1000 मिलीलीटर में जोड़ लेना है 750 और फिर से ऐड करना है 650। तो ये टोटल दूध यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगा 2400 मिलीलीटर। अब प्यारे साथियों क्या करना है, बटे में 2400 मिलीलीटर को लिखना है 2400 और गुणा में 100 कि ये 2400 मिलीलीटर का ये कितना प्रतिशत बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 3 8 24 होता है, 3 से काटेंगे 3 चुक 12, 0 3 5 15, 8 से काटेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और 0 लगकर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, अब 4 बचा, 8 5 40। तो 50.625% याद रखिएगा प्रतिशत में मिश्रण में दूध का प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर हैं। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी कितनी दूरी मीटर में दौड़ता है। कैसे करना है आपको, जब एक व्यक्ति आगे दौड़ रहा है दूसरा व्यक्ति पीछे दौड़ रहा है तो इनकी सापेक्ष चाल आपको बना लेना है। सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में दो चालें आपको दिखाई दे तो चालें घट जाती है। मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे में से
हमें 7 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देना है, तो हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, समय लेके आना है। पहले साथियों समय का फॉर्मूला जो होता है दूरी बटे में चाल होता है, और दूरी हमें क्वेश्चन में दी है कि इनके बीच की दूरी 800 मीटर है, और बटे में सापेक्ष चाल आ जाएगी कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 का क्या करेंगे, गुणा, जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 800, और गुणा में आ जाएगा 18, और बटे में आ जाएगा कितना, 5। तो 5 इसे काटेंगे तो 16 बार 160 बार कट जाएगा। तो याद रखिएगा कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे कि 160 गुणा 18, ये समय आ जाएगा सेकंड में, समय इकाई में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, क्वेश्चन ने क्या कहा, पुलिस अधिकारी कितनी दूरी दौड़ता है। तो पुलिस अधिकारी भाई चोर पकड़ेगा तो कितने समय तक दौड़ेगा, तो इतने समय तक दौड़ेगा। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, मीटर में हमें दूरी बताना है। तो देखो किस चाल से, देखो दूरी लाना है तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, तो यहाँ पुलिस अधिकारी की चाल कितनी थी, तो आप कहोगे पुलिस अधिकारी 8 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 8, लेकिन 8 में हमें 5 गुणा 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, गुणा समय। समय में आप गुणा करोगे 160 गुणा 18 का। तो याद रखिएगा पुलिस अधिकारी कितनी दूरी दौड़ेगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, और 16 पंजे 80, 8 अठैया 64, यानी कि 6400, और ये 6400 इकाई में आ जाएगा, मीटर में दूरी आपके पास निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय 16,000 प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। क्या करो, बहुत इजी है। एक तो आय लिखो, एक लिखेंगे व्यय, और एक होती है प्यारे साथियों बचत। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। आय क्वेश्चन में दी है कि 20,000 आय थी, उसके बाद बोला गया कि 16,000 व्यय प्रति माह था, तो 20,000 तो आय थी, 16,000 व्यय था, तो बचत कितनी हो जाएगी, 20,000 में से 16,000 को घटाएंगे तो 4,000 रुपए की यहाँ पर उसकी बचत आ जाएगी। क्वेश्चन ने ये बोला उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, तो आय को 100% मानकर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसे 1 0 कम करेंगे, मतलब 4,000 की उसकी क्या जाएगी यहाँ पर बचत। अब कह रहा है क्वेश्चन उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो जो आय थी उसकी 20,000, इसे 100% मानकर इसे 10% वृद्धि करेंगे, तो हमें क्या करना है, 20,000 का 110% निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा 22, और उसके बाद 3 0 लग जाएगी, मतलब 22,000 नई आय आ जाएगी। और क्वेश्चन बोल रहा है व्यय में 15% वृद्धि हुई, तो व्यय कितना था उसका 16,000, इसे 100% मानकर इसे 15% बढ़ाएंगे, तो इसका डायरेक्ट आप 115% निकालना। और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 115 का गुणा 160 से जब करोगे तो 18,400, 18,400 रुपये उसका क्या जाएगा, व्यय आ जाएगा। अब उसकी बचत लाने के लिए क्या करना है आपको, 22,000 में से अगर आय में से हम व्यय को घटा देते हैं, यानी 22,000 में से हम 18,400 को घटा देंगे, तो उसकी क्या जाएगी आपके पास बचत, और ये बचत आ जाएगी कितनी, तो आप कहोगे 3,600 रुपये बच जाएगा। ठीक है, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ, पहले बचत 4,000 थी और नई बचत कितनी आई, 3,600 रुपये, तो बचत में क्या आ गई, यहाँ पर कमी आ गई, और रुपए में कितनी कमी आ गई, तो आप कहोगे 400 रुपये की कमी आ गई। 400 रुपये की कमी आ गई, तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का कहना यह है कि अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। क्या करना है, इनका जब अपन गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद फिर दशमलव लगाएंगे, तो एक संख्या में तो 4 अंक के पहले दशमलव हैं, और दूसरी संख्या में इकाई तरफ से 3 अंक के पहले दशमलव है। तो गुणा करने के बाद टोटल जो दशमलव लगेगा 4 + 3 कितने अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, तो टोटल 7 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि
दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 7 अंक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अपने माल को न लाभ न हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे किस छूट प्रतिशत की अनुमति देना चाहिए। अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तो पहले क्या करो, आप उसका क्रय मूल्य मान लो कि उसके माल का क्रय मूल्य 100 रुपये था। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका अंकित मूल्य बना लेना है। पहले साथियों 30% अधिक अंकित करता है तो 100 का 30 ही होता है, और 30 अधिक बढ़ाओगे तो 130 अनुपात आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि उसे ना तो लाभ कमाना है ना ही हानि, तो इसके लिए विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य होगा। यानी 100 में खरीदा था तो विक्रय मूल्य भी 100 आएगा। तो अंकित मूल्य पर छूट देनी पड़ेगी। तो 130 रुपए की वस्तु एमआरपी लिखा है और 100 में बेचेगा तो 30 यूनिट की छूट देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने यह कहा कि छूट का प्रतिशत बताओ। तो छूट को प्रतिशत में बताना है, मतलब 30 को प्रतिशत में बदलने के लिए 130 बटे में लिखेंगे, क्योंकि 130 पर छूट दी जाएगी, और गुणा में 100 करेंगे। यहाँ पर क्या करो, ये 0 से 0 कट जाएगा और 30 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 300। 300 में भाग लग जाएगा 13 का, तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा 23.07। 23.07% याद रखिएगा कि छूट देना पड़ेगा। 23.07 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लगभग लगभग में। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत इजी क्वेश्चन है। 143 भागित 13 गुणा के माइनस 3 गुणा 3, और फिर बटे में लिखा है 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। के का मान क्या हो सकता है, तो आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पर यूज करना, ये बटे के ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी है इसको बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना है। तो यहाँ लिखा है 143, फिर लिखा है भागित, और 13 लिखा, फिर गुणा लिखा, के लिखा, और माइनस 3 गुणा 3। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर भाग होगा, तो 13 का भाग 143 में देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, के है, और माइनस, ये 3 गुणा 3 कर लेंगे 9 आ जाएगा माइनस का। 11 का गुणा के से करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, 11 के माइनस 9। याद रखिएगा बटे के ऊपर ये आएगा। अब बटे के नीचे जो वैल्यू है इसे भी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 7, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, और प्लस का के स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 5 से होगा, 7 5 35, और प्लस का के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 36 में से 35 घटाना है तो 1 बचेगा, और 1 प्लस के का स्क्वायर। बटे के नीचे हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, बटे के ऊपर वाला बटे के ऊपर ही लिख देंगे, यानी क्या करेंगे 11 के और उसके बाद माइनस का 9, और बटे में कितना निकल कर आया 1 प्लस के का स्क्वायर, और बराबर में कितना है 1। ये भाग वाली वैल्यू पूरी इधर आएगी तो गुणा में चली जाएगी 1 के, और जब 1 का गुणा इससे होगा तो ये का ये आ जाएगा, मतलब हम लिखेंगे 11 के माइनस 9, और बराबर में 1 प्लस के का स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको संख्या एक साइड कर लेना है, मतलब 11 के और ये प्लस का के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का के स्क्वायर, और माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 1 प्लस हो जाएगा 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 11 के माइनस के का स्क्वायर। प्यारे साथियों अब क्या करना है आपको, यहाँ से फॉर्मूला भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ से सीधा ऑप्शन उठा लेना है। मतलब यदि के का मान, अगर के का मान हम लोग 1 मानते हैं और 1 को अगर इधर पुट करते तो बराबर में कितना आना चाहिए 10, तो यहाँ के का मान 1 पुट करेंगे तो 11 गुणा के की जगह 1 लिखेंगे माइनस के का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे और बराबर में कितना आना चाहिए 10। तो 11 का गुणा 1 से होगा तो 11 माइनस, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और बराबर में कितना है 10, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 10 के बराबर 10 बचा। इसलिए यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है। वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। कौन
और पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जब पुलिस ने इसको पकड़ा उससे पहले वो चोर कितना भाग चुका था, तो हमें पुलिस द्वारा पकड़ा जाने का समय यहाँ पर निकालना है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 120 मीटर तो हमारे पास दूरी है, और चाल की जगह आपको कितना लिखना है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बनेगी 8 में से आप 6 को घटाना, 8 में 6 गया 2 मीटर प्रति सेकंड आपके पास सापेक्ष चाल बच जाएगी। तो यहाँ 2 का आपको लगा देना है भाग। कितना समय लगेगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 0, 60 सेकंड का यहाँ पर उसे पकड़ने में टाइम लगेगा। अब प्यारे साथियों क्वेश्चन ये कहा चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो हमें दूरी बताना, और आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर क्या करो, जो दूरी बताना है वो चोर की बताना है। तो चोर की चाल क्या थी, तो आप कहोगे 6 मीटर प्रति सेकंड से चोर भागा, तो चाल की जगह 6 लिखेंगे गुणा उसे पकड़ने में कितना समय लगा 60, मतलब वो 60 सेकंड तक भागा। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 6 गुणा 6 36 360, 360 मीटर वो भाग चुका था जब वो पकड़ा गया तब तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 6 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। मतलब अगर ए बी सी डी इन 4 अनुपात में से कोई भी 3 अनुपात दिए जाए तो आप क्या करोगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यहाँ पर यह कंसेप्ट यूज करना है। इनमें से डी का मान चाहिए, तो दिए गए 3 मान किसके होने चाहिए, ए बी और सी के। तो ए का मान कितना मानोगे 6 बटे बी का वैल्यू हो जाएगा 10 बराबर सी का वैल्यू आपको 12 मानना है और बटे में आ जाएगा डी। इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, डी का मल्टीप्लाई तो 6 से हो जाएगा तो डी गुणा 6 और बराबर यहाँ हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 12 से। हमें चाहिए डी का वैल्यू, तो क्या करो 10 गुणा 12 और गुणा का 6 इधर आएगा भाग में, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। इस प्रकार डी का वैल्यू 2 10 20 यानी 20 आ जाएगा। तो डी यानी चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक कपड़ा व्यापारी ने 520 रुपये प्रत्येक की कीमत पर 42 कमीजें खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 548 रुपये में बेच दिया। प्रत्येक कमीज पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, क्वेश्चन ने ये बोला कि एक कमीज 520 रुपये का खरीदा और टोटल कमीज कितने खरीदे गए 42। तो आपको क्या करना है, एक कमीज की कीमत से 42 का गुणा करना है, तो उसका आपके पास कुल क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और कुल क्रय मूल्य जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे 21,840 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार आपको क्या करना है, कुल विक्रय मूल्य बना लेना है, कुल सेलिंग प्राइस बना लेना है। मतलब एक कमीज कितने का बेचा 548 का, और 548 में हमें मल्टीप्लाई करना है, टोटल 42 कमीज हैं। तो यहाँ पर 42 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास 23,016 रुपये याद रखिएगा इनका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हुआ या हानि, 21,840 में कमीज खरीदे थे और 23,016 में बेचा, मतलब हानि हुई कितने की। तो आपको घटाना है 23,016 में से 21,840 को, तो 1176 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि। क्वेश्चन ने कहा हानि का प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि तो 1176 है और क्रय मूल्य था यहाँ पर 21,840 और गुणा में कितना करोगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। बाकी को जब आप काट के भाग देंगे तो 5.38 प्रतिशत की क्या जाएगी, हानि। और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। यहाँ कंसेप्ट लगेगा M1 H1 और बटे में W1 और बराबर आपको करना M2 इसी प्रकार H2 और बटे में W2। M1 का मतलब प्रारंभ में कितने मेन यानी डॉक्टर काम कर रहे हैं तो 25 गुणा H1 मतलब घंटे, 5 घंटे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया, और W1 का मतलब काम, 75 रोगी यहाँ पर काम है, 75 रोगियों का इलाज कर रहे हैं, और बराबर में
M2 की जगह क्वेश्चन ने बोला कि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, तो प्रारंभ में 25 डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर कम हो जाएंगे तो 20 डॉक्टर आपको लिखना है। और H2 यानी घंटे दिए क्वेश्चन में 6 घंटे, और बटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है, मतलब वर्क 2 का मान चाहिए। आप इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 25 गुना 5 से, और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मल्टीप्लिकेशन कितना है यहाँ पर, ये 6 से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, W2 का मान चाहिए तो ये गुणा वाले सब मान इधर आएंगे, भाग में चले जाएंगे, यानी 75 गुना 20 और मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाले नंबर 25 गुना 5 भाग में आ जाएगा। तो 25 से 3 बार कटेगा, 25 या 75, और 5 से काटेंगे 20 को 4 बार कटेगा। तो W2 का वैल्यू हमारे पास 4 3 12 और 12 छंग की 72। तो कितना काम कितने रोगियों का इलाज करेंगे, तो 72 रोगियों का इलाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज जिसका आधार और उसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन लिखा उसका क्षेत्रफल बताओ, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के केस में क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जब करते हैं तो आपके पास उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो 1/2 क्वेश्चन में दिया आधार, और क्वेश्चन में आधार दिया है 3.2, और गुणा ऊंचाई की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया है 75 सेंटीमीटर। पहले साथियों ये 75 सेंटीमीटर में हम 100 का भाग देंगे जिससे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3.2 जो थी इसके पास आधार, ये तो ऑलरेडी मीटर में है। इसे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो रह जाएगा, 2 से काटेंगे अपन 32 को तो 16 आ जाएगा, और 25 या 75 हो जाएगा, 25 चुक 100, 4 से 16 को कट करेंगे, 4 चुक 16, और 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 के बटे में कितना है, एक जीरो है, तो इकाई तरफ से एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, मतलब 1.2 मीटर वर्ग इस त्रिभुज का क्या जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी 6 इकाई है, गोले का आयतन बताओ। तो गोले का आयतन बहुत इजी फॉर्मूला है, गोले का आयतन बराबर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गोले का दिया है व्यास, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक जो दूरी दी गई है ये 6, ये व्यास है गोले का, तो आपको लाना है त्रिज्या। तो पहले साथियों व्यास की आधा अगर किया जाए व्यास को तो त्रिज्या आ जाती है 3 इकाई उसकी क्या जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें आयतन लाना है, तो 4/3, और उसके बाद पाई की जगह पाई को लिखेंगे, और त्रिज्या का क्यूब, तो आर का वैल्यू 3 है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 को कट करेंगे, 3 गुणा 3 होगा 9, और 9 चुक हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 पाई इकाई हमारे पास क्या जाएगा, उसका आयतन 36 पाई घन इकाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं, पी आर से दुगना कार्य कुशल कामगार हैं, तो क्यू अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। दिया है क्वेश्चन में पी प्लस क्यू किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन में दिया कि क्यू प्लस आर इसी काम को 30 डेज यानी 30 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का लघुत्तम होता है 60, और यहाँ पर 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, और 30 दूनी 60 ये 2 बार जाएगा। तो आप कहोगे सर P प्लस Q की कार्य क्षमता तो हमारे पास आ चुकी है कि 3 अनुपात है, और उसके बाद हमारे पास Q प्लस R की कार्य क्षमता एक दिन का काम कितना आ चुका है, 2 अनुपात आ चुका है। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन ने, यहाँ पर ये बोला कि P जो है R से 2 गुना कुशल है, तो P और R के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, तो P और R की कार्य क्षमता इधर बना लेना, P R से 2 गुना, R अगर एक काम करता है उतने समय में P 2 गुना मतलब 2 काम करता है, तो P की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ चुकी है, तो 2 अनुपात आ चुकी है। तो आप क्या करो, इस P का मान अगर यहाँ P प्लस Q में रखेंगे, और 3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ Q की कार्य क्षमता बच जाएगी, और Q की कार्य क्षमता कितनी बच जाएगी, 1 अनुपात। क्वेश्चन ने ये कहा कि Q अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है, टोटल काम 60 यूनिट है,
और क्यों एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 दिन का ही टाइम लगेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तद अनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। बहुत इजी है, कोई भी मूलधन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 12,000, ये कह रहा है कि 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर मिश्रधन अगले सेम टाइम में यानी हर 5 वर्ष में दुगना होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा, अगले फिर 5 वर्ष के अनुसार हम जानते हैं कि ये 2 गुना हो जाएगा 24,000, 24 का 2 गुना होता है 48,000 बनेगा, और 48,000 फिर से 2 गुना होने में 5 वर्ष का टाइम लगेगा, तो 48 दूनी हो जाएगा 96,000। अपने को कितने 20 वर्ष तक जाना है, अभी कितने वर्ष हुए 5, 10, 15, एक बार और जाएंगे तो 5 साल में पुनः ये 96,000 भी 2 गुना हो जाएगा। तो 96 का डबल करोगे तो आ जाएगा 192 और 000, तो ये राशि टोटल 5, 10, 15 और ये 20, टोटल 20 वर्ष में कितनी हो गई, तो आप कहोगे कि 1,92,000 हो गई। 20 वर्ष में 1,92,000, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, यकीन मानिएगा आपको एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार का लेवल और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी पार्ट को जरूर लगाएं और सभी पेपर का एक बार रिवीजन जरूर करें और समय रहते करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर डे रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, जहां मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड देखना तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जहां जाकर दिल्ली पुलिस 2020 में जितने भी पेपर हुए थे मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन वहां भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एसएससी जीडी इस शिफ्ट से पहले जितनी भी शिफ्टें हो चुकी हैं उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सभी तरह की तैयारी अपनी निरंतर करते रहे और सभी जितने हो चुके हैं उन चीजों को भी देखें, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।